अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी फ्रॉम चैप्टर 1। ओके, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है साइंस। अब हम साइंस की ही डेफिनेशन से क्यों शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी बुक बायोलॉजी है, इसके अलावा फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, ये सब सब्जेक्ट साइंस के ही डेरिवेटिव्स हैं। तो सबसे पहले हम साइंस की ही डेफिनेशन देख लेते हैं कि साइंस क्या होती है। साइंस इज़ द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, experiments are done, and logical conclusions are drawn in order to understand the principles of nature। अब आप साइंस की डेफिनेशन को समझने से पहले इसमें 3 चीज़ें गौर करें कि इसमें उन्होंने क्या कहा है। सबसे पहली चीज़ तो है ऑब्जर्वेशंस, यानी कि किसी भी चीज़ को स्टडी करने से पहले हम उसे देखते हैं, वो हमारी नज़रों के सामने से होकर जाती है। हम उसे देखते हैं कि अच्छा तो ये चीज़ ऐसे है, ये ऐसे क्यों है। उसके अंदर फिर हम क्वेश्चन अराइज करते हैं, फिर हम उसकी मज़ीद तह में जाने के लिए हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स कई बार गलत हो जाते हैं, कई बार ठीक हो जाते हैं। जब वो ठीक हो जाते हैं तो हम उसका कंक्लूजन निकाल लेते हैं, और कंक्लूजन निकालने के बाद हम उसको पब्लिश करते हैं, लोगों में बताते हैं। तो ठीक है, यानी कि एंड में फिर हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं। तो साइंस असल में बेसिक है कि इसके अंदर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। 3 चीज़ें हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और एंड में कंक्लूजन कर लेते हैं। और उसका जो रिज़ल्ट होता है, उसके रिज़ल्ट में जो हमारे पास नॉलेज आती है, इंफॉर्मेशन आती है, इस सारे प्रोसेस को हम करने को साइंस कहते हैं। तो साइंस इज़ द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन, एंड लॉजिकल कंक्लूजन आर ड्रॉन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर। अब साइंस जो है, पहले जब था, जैसे कि मैंने आपको कहा कि बायोलॉजी, फ़िज़िक्स ये सब साइंस के ही डेरिवेटिव्स हैं। ये पहले बायोलॉजी और जो फ़िज़िक्स हैं, ये पहले ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं पाए जाते थे। ये सब एक ही डिसिप्लिन के अंदर पाए जाते थे, जिसे हम साइंस कहते थे। लेकिन जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती गई टाइम के गुजरने के साथ साथ, तो साइंस की मज़ीद आगे क्लासिफिकेशन कर दी गई। जैसे कि आज हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो अब हम शुरू करते हैं बायोलॉजी से, जो कि हमारा मेन सब्जेक्ट है। अब बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि अब ये लाइफ की ही क्यों है। अब वर्ड बायोलॉजी को ही देख लें। द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, बायो मीनिंग लाइफ एंड लोगोस मीनिंग थॉट और रीजनिंग। अब जो बायोलॉजी का लफ्ज़ है वो ग्रीक लैंग्वेज के 2 लफ्ज़ों से बना हुआ है। अब आप ये गौर कीजिएगा, जैसे जैसे आप आगे आगे साइंस पढ़ते जाएंगे, आप देखेंगे कि या तो लैटिन लैंग्वेज से वर्ड्स बने होते हैं या ग्रीक लैंग्वेज से बने होते हैं। तो ये जो बायोलॉजी का लफ्ज़ है, ये भी ग्रीक से बना हुआ है, जिसके अंदर बायो का मतलब होता है लाइफ, और लोगोस का मतलब होता है थॉट और रीजनिंग, यानी कि उसके बारे में सोचना, उसकी रीजंस बनाना, ये सब बायोलॉजी के अंडर आता है। तो इसलिए बायोलॉजी की डेफिनेशन में आता है, बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। ज़िंदगी के बारे में हम जितने भी साइंटिफिक स्टडी करते हैं वो बायोलॉजी के अंडर आती हैं। अब जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी जो है, ये इंसान को बहुत सारी चीज़ें समझने में उसने हेल्प की। बहुत सारी, जैसे लिविंग थिंग्स हैं, उसके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, उनके फंक्शंस कैसे हैं, और उससे भी बहुत सारी रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं ऑर्गेनिज्म की, वो हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। ओके, अब जो बायोलॉजी जो है, अब उसकी मज़ीद आगे डिवीजन्स और ब्रांचेस निकाली गई हैं। तो जो मेन 3 डिवीजन्स ऐसी पाई जाती हैं जिससे मज़ीद आगे ब्रांचेस पाई जाती हैं, और वो हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी हैं। देयर आर 3 मेजर डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी विच स्टडी द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ द मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के जो मेजर ग्रुप पाए जाते हैं। यानी कि अब आप खुद देखें, हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें मेजर ज़िंदा चीज़ें कौन सी दिखती हैं? इंसान, जानवर और पौधे। और अगर हम थोड़ा सा डेप्थ में जाए तो इन चीज़ों के ऊपर असर करने वाली, यानी कि मिसाल के तौर पे अगर कोई हमें हेल्थ प्रॉब्लम हो गई है, तो वो यानी कि कोई जरासीम या जर्म्स, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इसी तरह उन्हीं बेसिस के ऊपर डिवीजन की गई है बायोलॉजी की, जिसके अंदर उस डिवीजन के अंदर आता है ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। अब हम इसको देखते हैं कि ये क्या क्या है। तो सबसे पहले है ज़ूलॉजी। इसके आपके नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि ज़ो यानी कि जैसे जूज़ होते हैं, वहाँ पे एनिमल्स पाए जाते हैं। लॉजी यानी कि स्टडी, थॉट और रीजनिंग, तो इसके अंदर यकीनी सी बात है, इसमें एनिमल्स की स्टडी की जाती है। दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। अगली है बॉटनी। बॉटनी लफ्ज़ जो है,
ये भी ग्रीक लैंग्वेज से निकला है, यानी कि ग्रीक में एक वर्ड है बोटेनिकोस, जिसका मतलब होता है प्लांट्स। तो बॉटनी में ये होता है कि हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, तो डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। आगे है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर होता है द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया। अब आपको उन्होंने कहा है कि स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहले हम समझने के लिए हम इसकी जो वर्ड होगा उसके ऊपर ही जाएंगे। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है, और बायोलॉजी का मतलब यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम माइक्रो बायोलॉजी कहते हैं। ओके, और वो छोटे ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरियाज होते हैं, ये बहुत सारी बीमारियां कॉज करते हैं, कई बार ये बेनिफिशियल भी होते हैं, तो उस सब की स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हमेशा हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, क्योंकि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। जैसे कि अब आपके सामने आपकी बुक पड़ी है या फिर आपके पेन और पॉइंटर पड़े हैं, आप उसे सिंपली देख सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर अब आप देखिए हर जगह जरासीम पाए जाते हैं, उन्हें आप नहीं देख सकते। उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, जो कि चीज़ों को मैग्नीफाई करती है, उसको जूम इन, यानी कि अगर हम सिंपल एक लैंग्वेज में यूज़ करें, उसको जूम इन कर देती है और उसको बड़ा कर देती है, जिससे हम देख सकते हैं आसानी से। तो आगे फिर अब हम इसकी देखेंगे मज़ीद डिवीजन्स। इन तीनों ब्रांचेस के आगे से मज़ीद डिवीजन की गई है, उसकी स्टडी हम करते हैं। मॉर्फोलॉजी, दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जितने भी जिंदा जानदार होते हैं उनके जितने भी स्ट्रक्चर्स उनमें पाए जाते हैं, फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स, यानी कि जिस भी किस्म की उनके अंदर, चाहे उनकी स्किन हो सकती है, उनके बाल हो सकते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ हो सकती है, और उनके स्ट्रक्चर कि वो चीज़ कहाँ है और कैसी है, उसकी स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो आप यहाँ पे देखें, ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, आपकी बुक में नहीं है, लेकिन आसानी के लिए मैंने ये पिक्चर्स लगाई हैं, जिसकी वजह से आपको डेफिनेशन समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो अब यहाँ पे अब आप देखें कि हमने फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स देखने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। अब यहाँ पे ह्यूमन है, एक पूरा एक ह्यूमन बींग है, उसके अंदर एक हार्ट का स्ट्रक्चर की हम एग्जांपल देख लें, तो ये एक हार्ट का एक स्ट्रक्चर है, ये कैसे का है, ये कैसे बना, ये सब कुछ। और फिर इसके अंदर ये भी मज़ीद आगे टिश्यूज़ से बना होता है, टिश्यूज़ फिर बहुत सारे सेल्स मिलके बनाते हैं, तो इसी चीज़ की स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। आगे है एनाटॉमी। एनाटॉमी होती है द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड एनाटॉमी। जितने भी हमारे स्ट्रक्चर्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं वो होती है एनाटॉमी, जैसे कि आइज़ हो गई, इंटेस्टाइन होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लंग्स, हार्ट्स, ब्रेन, किडनीज, स्टमक, लीवर, हमारा वेन पाइप, इन सब की हम स्ट्रक्चर्स को पढ़ने को एनाटॉमी कहते हैं। जो हमारे अंदर पाए जाते हैं उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। और फिर आगे है हिस्टोलॉजी। अब हिस्टोलॉजी जो है, सबसे पहले आप ये बात देखें कि किसी भी चीज़, जब भी कोई चीज़ बननी होती है तो वो हमेशा एक सिंगल चीज़ से बनना शुरू करती है। जैसे कि आप मिसाल के तौर पे एक घर की एग्जांपल ले लें, अगर किसी ने कोई घर बनाना हो तो सबसे पहले ईंटें होती हैं, एक ईंट लगाई, दो ईंट लगाई, करते करते एक पूरी दीवार खड़ी हो गई। इसी तरह यूँ फिर 4 दीवारें खड़ी हो गई, उसको हमने दीवार का नाम दे दिया। पहले वो ईंट थी, लेकिन जब वो बहुत सारी चीज़ें मिल गई तो उसको हमने दीवार का नाम दे दिया। फिर उसमें थोड़ी सी चेंजेस करके हमने छत बना ली, उसको हमने छत का नाम दे दिया। फिर अंदर हमने मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स बना दिए, उसके देखो वो कंपार्टमेंट्स किस लिए यूज़ होते हैं, बैठने के लिए, उठने के लिए, काम करने के लिए। उसकी बेसिस के ऊपर हमने उसके कमरे का नाम दे दिया, किचन का नाम दे दिया, रेस्ट रूम का नाम दे दिया। इसी तरह एक पूरा एक घर बन जाता है। इसी तरह ह्यूमंस की भी एग्जांपल यूँ ही है, ह्यूमंस की या प्लांट्स की। इसके अंदर सबसे पहले एक होता है बेसिक सेल। ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि हर चीज़ जो है वो सेल से ही मिलके बनती है। सबसे पहले एक सेल होगा, बहुत सारे सिमिलर सेल होंगे, वो मिलके टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू से बन के वो ऑर्गन बन जाएगा। बहुत सारे सिमिलर ऑर्गन जो एक जैसा फंक्शन कर रहे होंगे, एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। फिर वो ऑर्गन सिस्टम, जब सारे मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम एक ही चीज़ में असेंबल होंगे, फिर एक इंडिविजुअल बन जाएगा। तो इसी तरह हिस्टोलॉजी के अंदर, अब मैंने अभी एग्जांपल दी, उसके अंदर टिश्यू की मैंने बात की, तो उसी टिश्यू की जो स्टडी हम करते हैं, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी।
अब वो बहुत ही माइन्यूट लेवल पे होता है, इसको भी हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, तो इसमें भी माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। तो उन्हीं टिश्यूज़ की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। अब आगे है सेल बायोलॉजी। इसके भी आप नेम में देख सकते हैं सेल के बारे में आपको पता है, अभी अभी हमने बात की बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो जो सेल होता है वो भी एक उसके अंदर भी बकायदा उसके समझो जिनको हम सेल ऑर्गेनेलिस कहते हैं, वो उसके ऑर्गन्स होते हैं सेल के। जैसे ह्यूमंस के अंदर उनके खुद के ऑर्गन होते हैं, उसका अपना अपना फंक्शन होता है, इसी तरह सेल होता है, उसके अंदर सेल ऑर्गेनेलिस पाई जाती है, उनके भी अपने अपने फंक्शन होते हैं। तो जो सेल ऑर्गेनेलिस होती हैं वो सेल के ऑर्गन्स ही होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन से हम देखते हैं, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेलिस इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। यानी कि हमारे सेल और सेल ऑर्गेनेलिस के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं और उनके फंक्शंस की स्टडी को हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। और सेल क्या होते हैं? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, तो सो इट इज़ नेम्ड एज सेल बायोलॉजी। दिस ब्रांच आल्सो डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन को यहाँ पे आपको समझना होगा कि जब भी इंसान की ग्रोथ होती है या नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होती है तो उसके अंदर सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है। इसकी आप डिटेल आगे जाके पढ़ेंगे। ओके, तो अब अगली डेफिनेशन है फिजियोलॉजी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब मॉर्फोलॉजी के अंदर हमने पढ़ा था कि हमने सिर्फ स्ट्रक्चर्स को पढ़ना था कि कौन सा है और कैसे है। फिजियोलॉजी के अंदर हमने उनके फंक्शन भी पढ़ने हैं। ओके, द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि अब ये ह्यूमन है, इसके अंदर ब्रेन की एग्जांपल ले लें। ब्रेन एक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये काम कैसे करता है? ये हमारी बॉडी को मैसेजेस कैसे भेजता है कि हमारे किस हिस्से को क्या काम करने हैं क्या नहीं, वो ब्रेन कहता है। तो इसी चीज़ के फंक्शन की स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। आगे है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसको हम बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं, डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। यानी कि वो मॉलिक्यूल्स जिनसे हमारी ज़िंदगी बनी होती है या फिर हमारी ज़िंदगी के ऊपर इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होती है। जैसे कि मिसाल के तौर पे वाटर है। अब जो वाटर है, हम ह्यूमन बींग्स की एग्जांपल ले लो, हम 70% वाटर से ही बने हुए हैं। तो जो वाटर का है, जो वाटर कम हो जाए ज़्यादा हो जाए या फिर बाहर अगर वाटर है बारिश के तौर पे, बारिश ज़्यादा हो जाए कम हो जाए, या फिर उसके अंदर कोई केमिकल तो नहीं मिक्स हो गया, जैसे कि पोल्यूशन की वजह से कहा जाता है कि हमारे जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो गया कि कई बार बारिश इतनी ज़्यादा एसिडिक हो गई कि उसमें नहाना भी खतरे की बात हो गई है। तो उसकी जब हम देखेंगे कि आखिर मॉलिक्यूल्स के अंदर, आखिर पानी के कतरों के अंदर ऐसी क्या खराबी है, उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर देखेंगे तो वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होती है। इसी तरह प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, ये सब मिलके हमारी बॉडी को बनाते हैं। लेकिन ये हैं मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे इसकी स्टडी को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहेंगे। आगे है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स के अंदर इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं, द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल्स इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। यहाँ पे दो चीज़ें समझने वाली हैं जो कि हैं जीन्स एंड इनहेरिटेंस। क्या है? जीन्स एंड इनहेरिटेंस। आप जीन्स को सबसे पहले देखें कि आखिर ये जीन्स होते क्या हैं। जीन्स ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, और यू कैन से हमारे सेल के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। जब तक आपको डेफिनेशंस की तब बहुत अच्छी समझ आती है अगर हम एग्जांपल से लेके बात की जाए। मिसाल के तौर पे पेरेंट्स हैं, उनका एक बेबी पैदा होता है, हम कहते हैं कि हाँ इस बच्चे की आंखें अपनी मम्मा पे गई हैं, इसका कलर अपने बाबा पे गया है, इसके बालों की नेचर कर्ली है या स्ट्रेट, मामा बाबा में से किसी एक पे गया है। तो वही जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि आँख का मोटा होना, छोटा होना, कलर का सांवला होना या फिर गोरा होना, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे जीन के अंदर पाए जाते हैं। और जीन्स कहाँ होते हैं? हमारे सेल्स के अंदर ही पाए जाते हैं। और जो इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। इनहेरिटेंस आपको डेफिनेशन से पता चल गया होगा, इन्हीं कैरेक्टर्स का एक नस्ल से दूसरी नस्ल के अंदर चले जाना इनहेरिटेंस होता है। So the study of genes and their roles in inheritance is called genetics. अब अगली डेफिनेशन है एम्ब्रियोलॉजी की। एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है? इट इज़ अ स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल।
यानी कि अब यहाँ पे आप देखें कि एम्ब्रियो क्या होता है। डेफिनेशन को समझने से पहले उसके अंदर की टर्म्स को हमें समझना होगा। तो एम्ब्रियो का होता है, यानी कि एम्ब्रियो एक ऐसी फेज़ आती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में जब वो डेवलप हो रहा होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे अब एक यहाँ पे प्लांट की आप एग्जांपल देख लें, जो मैंने पिक्चर लगाई हुई है। सबसे पहले वो सीड है। सीड की जब देखें हम डेवलपमेंट हो रहे हैं, पहले उसकी एक छोटी सी स्टेम टाइप निकली, फिर उसमें से रूट्स बनी, रूट्स मज़ीद फैलती चली गई, फिर एक स्टेम बनी और उसके ऊपर एक बड बन गया जिसमें से थोड़ा सा लीफ भी निकला हुआ है। ये सारी इसकी डेवलपमेंट हो रही है और फाइनली एंड में वो एक पूरा इंडिविजुअल बन गया जिसके अंदर उसके सारे ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं, जैसे कि उसके रूट्स होगी, शूट्स होगी, लीव्स हो गई। तो ये बकायदा एक इंडिविजुअल बन गया। तो इसको कहते हैं एम्ब्रियो, यानी कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती गई और एक न्यू इंडिविजुअल बन गया। तो एम्ब्रियोलॉजी के अंदर यही होता है। इट इज़ अ स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी की जो ब्रांच है ये बहुत ही एक रीसेंट ब्रांच है जो कि बनी है, लेकिन और ये बनाई गई है साइंटिस्ट की आसानी के लिए। इसके अंदर ये होता है कि हम ऑर्गेनिज़म्स को नेम देते हैं, उनकी स्पेसिफिक उनकी करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं, उनकी क्वालिटीज़ देखते हैं, उनकी एक दूसरे से रिजेम्बलेंस देखते हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर उनका नेम रख दिया जाता है, एक साइंटिफिक नेम, जो कि पूरी दुनिया में, चाहे वो अमेरिका के साइंटिस्ट हों, यूरोप के साइंटिस्ट हो या एशिया के साइंटिस्ट हो, वो एक ही साइंटिफिक नेम यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे कोई चाइनीज़ साइंटिस्ट होगा, वो एक साइंटिफिक नेम वर्ड यूज़ करेगा, तो कोई अमेरिकन जो साइंटिस्ट होगा उसे पता चल जाएगा कि ये बंदा इस चीज़ की बात कर रहा है। तो उसी चीज़ की जो नेमिंग को और क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिज्म की जो नेमिंग और क्लासिफिकेशन को नाम की जो स्टडी होती है उसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। अब डेफिनेशन का अगला पार्ट्स है कि उसके अंदर नेमिंग और क्लासिफिकेशन तो कर दी और मज़ीद उसको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्लासिफाई भी किया जाता है। अब देखें, मिसाल के तौर पे अब एक ह्यूमन है, हम ह्यूमन्स हैं, मैमल्स वो होते हैं, उनमें ये क्वालिटी पाई जाती है कि उनके पूरे जिस्म पे बाल होते हैं, वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो एग्स ले नहीं करते, वो बाकायदा एक इंडिविजुअल को बर्थ देते हैं। इसी तरह जो मंकीज़ हैं वो भी मैमल्स होते हैं, लेकिन देखें वो हमसे कितने डिफरेंट है दिखने में, लेकिन उनके अंदर भी एक कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं कि उनके सारे जिस्म पे बाल होते हैं, वो भी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो भी एक बाकायदा इंडिविजुअल को बर्थ देते हैं। तो ये मैमल्स हो गए। लेकिन अब इनकी हम आगे से ग्रुपिंग कर देते हैं कि जैसे कि अब ह्यूमन है वो एक अलग ग्रुप में चले गए, मैमल्स में तो आ गई कि मैमल के ग्रुप में आ गए, लेकिन अब ह्यूमन और मंकीज़ जो हैं इनके आगे से सब ग्रुप बना दिए कि इनके अंदर भी डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स हैं, जिसकी वजह से इनको भी मज़ीद आगे डिवाइड कर दिया गया। ये टैक्सोनॉमी में आता है। इसकी दोबारा से डेफिनेशन देखें हम। इट इज़ अ स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। पैलेंटोलॉजी के अंदर ये होती है कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ फॉसिल्स विच आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स, उनकी बाकियात होती हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं पाए जाते, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पहले कभी किसी दौर में दुनिया में पाए जाते थे, वो बाकायदा रिप्रोडक्शन करते थे, खाना खाते थे, उनकी बाकायदा उनकी कम्युनिटीज़ बनी हुई थी, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में भी थे, लेकिन किसी न किसी वजह से वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं कि उनका कोई भी उनकी जनरेशन अब नहीं पाई जाती। तो ऐसे ऑर्गेनिज़म होते हैं एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। तो वो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी अब स्टडी कैसे की जाए, वो तो अब यहाँ पे हैं ही नहीं, लेकिन वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जब वो मर जाते हैं तो उनकी जो हड्डियाँ होती हैं, उनकी बाकियात होती हैं, वो ज़मीन में प्रिजर्व हो जाती हैं मुख्तलिफ प्रोसेस के ज़रिए। तो यूँ फिर जो पैलेंटोलॉजिस्ट होते हैं, यानी कि पैलेंटोलॉजी जिन्होंने पढ़ी होती है, इसमें जो एक्सपर्ट हो जाते हैं, स्पेशलाइज कर लेते हैं, वो पैलेंटोलॉजिस्ट होते हैं। वो इसकी स्टडी कैसे करते हैं कि वो मुख्तलिफ खुदाई करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर उन्हें हड्डियाँ मिलती हैं, वो फिर उसकी स्टडी करते हैं। वो जो हड्डियाँ मिलती हैं उन्हें हम फॉसिल्स कहते हैं, क्योंकि वो प्रिजर्व फॉर्म में होते हैं ना, तो उसको हम फॉसिल कह देते हैं। जो चीज़ प्रिजर्व हो जाए, जो कि एक्सटिंक्ट है और वो अब नहीं पाई जाती, लेकिन उसकी प्रिजर्व चीज़ में उसकी बाकियात पाई जाएँ, उसको हम फॉसिल कहते हैं। तो उसकी स्टडी करते हैं पैलेंटोलॉजिस्ट। मिसाल के तौर पर डायनासोर्स, आप उसकी एग्जाम्पल देखें। डायनासोर्स पहले पाए जाते थे, अब नहीं पाए जाते, लेकिन म्यूज़ियम्स में उनके स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। वो
वो कहाँ से दरियाफ्त हुए? मुख्तलिफ जगहों से दरियाफ्त हुए और पैलेंटोलॉजिस्ट ने किए। सो पैलेंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स विच आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। आगे है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इसके तो नेम से पता चल जाना चाहिए कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो ऑर्गेनिज़म होते हैं और उनका इन्वायरमेंट के ऊपर उनकी इंट्रैक्शंस जो होती है, उस स्टडी को हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। इसकी बाकायदा हम डेफिनेशन देखें तो वो है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शंस बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में होता है कि एक ऑर्गेनिज्म है, मिसाल के तौर पे हम ह्यूमन हैं, ह्यूमन्स हैं, हमें एक जगह पे रह रहे हैं, हमारा एक बाकायदा इन्वायरमेंट है। जैसे कि अब हम एक जगह पे रह रहे हैं, मिसाल के तौर पे हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, या फिर एक पूरी अर्थ, ये हमारी एक इन्वायरमेंट है। अब हम एक जगह पे रह रहे हैं, हमारे जो इर्द गिर्द जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके साथ हमारी इंट्रैक्शंस हो रही हैं। जैसे कि अब इंट्रैक्शन के अंदर ज़िंदा चीज़ें भी हो सकती हैं और बेजान चीज़ें भी हो सकती हैं। ज़िंदा चीज़ों के अंदर मुख्तलिफ ह्यूमन्स आ गए, एनिमल्स आ गए, उनके साथ हमारी इंट्रैक्शन। और जो बेजान चीज़ें होती हैं जैसे कि टेम्परेचर हो गया, गर्मी हो गई, सर्दी हो गई, और हवा हो गई, हवा कम है या ज़्यादा है, उन चीज़ों का हमारे ऊपर जो असर होता है, वो सारी स्टडी हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में करते हैं। उसके बाद है सोशल बायोलॉजी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स डेट मेक सोसाइटी। इस ब्रांच के अंदर ये होता है कि एनिमल्स के ऐसे बिहेवियर, एक जगह रहते हुए उनके ऐसे बिहेवियर जो कि मज़ीद सोसाइटीज़ को बनाते हैं। जैसे कि एक ऑर्गेनिज़म है, उनके दो ऑर्गेनिज़म हैं, उनके दरमियान रिप्रोडक्टिव बिहेवियर उनके कैसे के हैं। अगर वो ठीक हुए तो मज़ीद नया ऑफ स्प्रिंग बनाएंगे, ऑफ स्प्रिंग मज़ीद आगे से बनते जाएंगे तो एक पूरी सोसाइटी बन जाएगी। इसी चीज़ को स्टडी को हम सोशल बायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट इज़ पैरासाइटोलॉजी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। अब इसके अंदर ये है कि पैरासाइट्स की स्टडी की जाती है। अब ये पैरासाइट्स क्या है? पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम द लिविंग होस्ट एंड इन रिटर्न हार्म देम। पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये छोटे भी हो सकते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं, या ये इन्हें हम नॉर्मल नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे पैरासाइट्स वो होते हैं जो कि किसी भी चीज़ के ऊपर रहते हैं, उनसे खाना भी लेते हैं और अपना उसको घर भी बना देते हैं, यानी कि वहाँ पे शेल्टर भी लेते हैं, लेकिन वापसी में वो उन्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, टिक्स हो गई, लाइस हो गई, फ्लीज हो गई। फ्लीज और टिक्स ये एनिमल्स में पाई जाती हैं, लाइस भी एनिमल्स में पाई जाती हैं, और ये ह्यूमंस, आप देखें ह्यूमंस में भी पाई जाती हैं। इसी तरह बहुत किस्म के वॉर्म्स होते हैं जो कि ह्यूमंस के अंदर रहते हैं, या फिर दूसरे एनिमल्स के ऊपर रह रहे होते हैं, या फिर कहीं और प्लांट्स की रूट्स में पाए जाते हैं। तो उनसे वो फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन कई बार वो उन्हें नुकसान भी पहुंचा देते हैं। तो ये होते हैं पैरासाइट्स, और इनकी स्टडी को कहते हैं पैरासाइटोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, it deals with the practical application of living organism to make substances for the welfare of mankind। अब बायोटेक्नोलॉजी ये है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनके ऊपर ऐसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, यानी कि उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके कोई ऐसी चीज़ बनाना जिससे इंसानों को फ़ायदा हो। मिसाल के तौर पे अब आप इसकी एग्जांपल देख लें कि इंसुलिन जो है, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो इंसुलिन लगाते हैं। आपने किसी न किसी को तो देखा ही होगा, तो वो इंसुलिन लगा रहे होते हैं, और वो इंसुलिन कैसे बनी होती है? वो एक बैक्टीरिया की हेल्प से बनी होती है। और ये सब कैसे हुआ? बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। इसके अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पे भी काम किया जाता है और उससे हायर लेवल पे भी काम किया जा सकता है। तो उसके नतीजे में देखिए अब इंसुलिन बनी, क्योंकि जो डायबिटीज़ होती है उसके अंदर इंसुलिन बनना बंद हो जाती है बंदे में, या फिर बहुत कम बनती है, जिसकी वजह से उसे आर्टिफिशियली बाहर से अपने अंदर इंजेक्ट करनी पड़ती है। तो वो कहाँ से आएगी? अब वो तो ह्यूमन की पैनक्रियाज ही बनाती हैं। तो वो फिर एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके अंदर किसी और ऑर्गेनिज्म की हेल्प से उसे मज़ीद बनाया जाता है, तो वो आ गया बायोटेक्नोलॉजी। इसी तरह बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अगर हम एक और एग्जांपल देखें, जैसे कि यहाँ पे अब ये काऊ है। अब इंसान कहता है कि मेरे पास कोई ऐसी काऊ हो जिसके अंदर मीट भी बहुत ज़्यादा हो, उसका मिल्क भी बहुत अच्छा हो। तो उन चीज़ों का हासिल करने के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स की जाती हैं, जिसकी मदद से कोई ऐसी फिर आगे जनरेशन पैदा होती है काऊ की, यानी कि एक काऊ होती है, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उनके जेनेटिक लेवल पे। हमने जेनेटिक्स पढ़ी थी अभी पीछे, डेफिनेशन की थी।
उसमें ये होता है कि उसके जेनेटिक लेवल के ऊपर उसके ऊपर चेंजेस की जाती हैं, या फिर जो हमें कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं जैसे कि ज़्यादा मीट वाले, वो जीन के अंदर किसी और कोई ऐसी काऊ जिसके अंदर मीट ज़्यादा हो और एक हो उसके अंदर मिल्क ज़्यादा हो, वो दोनों कैरेक्टरिस्टिक हम एक की जीन के अंदर डाल दें, उसकी नेक्स्ट जनरेशन में कोई ऐसी ही काऊ भी पैदा हो जाती है जिसके अंदर मीट भी ज़्यादा होता है और मिल्क भी ज़्यादा होता है। तो इस सारी को हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। आगे है इम्यूनोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स विच डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट द इन्वेडिंग माइक्रोब। ये हमारे जिस्म का, यानी कि आप कह लें इम्यून सिस्टम होता है, जैसे कि एक कंट्री होती है उसकी एक आर्मी होती है उसकी हिफाजत के लिए, ऐसी हमारी बॉडी होती है, हमारी भी एक आर्मी होती है, उसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो वो जितने भी हमारे जिस्म के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म, जिनको यहाँ पे माइक्रोब लिखा गया है, अगर वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाएं या फिर हमें नुकसान पहुँचाना चाहें तो फिर हमारा इम्यून सिस्टम उनके खिलाफ लड़ता है और हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। तो इसी की स्टडी को हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। इट इज़ अ स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स विच डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब। एंड द लास्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज़ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में आप नेम से पता चल रहा होगा, फार्मा से फार्मेसी और लॉजी यानी कि स्टडी, यानी कि जो ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स यानी कि ड्रग्स वो नहीं होती कि जो सिर्फ एडिक्टिव ड्रग्स हों, नशे वाली और ऐसी ड्रग्स, हम दवाइयों को भी ड्रग्स बोलते हैं। इट इज़ अ स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड द इफ़ेक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, जितनी भी दवाइयाँ होती हैं और उनका ह्यूमन बॉडी के ऊपर उसके जो डिफरेंट सिस्टम होते हैं उसके ऊपर जो इफ़ेक्ट होता है वो फार्माकोलॉजी के अंदर आता है। अब फार्माकोलॉजी जो है इसका ये बेनिफिट है कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो ग्रोथ कर रही है, जितनी ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी ज़्यादा ही बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। कई लोग एडिक्शन में चले जाते हैं ड्रग्स की, और बहुत सारी पोल्यूशन के इश्यूज़ होते हैं। उन सब चीज़ों को हल करने के अंदर हम जो ड्रग्स बनती हैं, फार्माकोलॉजिस्ट जो बनाते हैं वो हेल्पफुल होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे होता है एंड, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि साइंस क्या होती है। साइंस के आगे भी डिफरेंट ब्रांचेस होती है, बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। फिर हम जो मेन हमारा सब्जेक्ट है बायोलॉजी, उसकी हमने डिवीजन्स पढ़ी, ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, और उसके आगे से बहुत सारी डिवीजन्स हैं जिसके बारे में हमने आज पढ़ा। और अगर आपको किसी बात की समझ ना आई हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजमी मुझसे पूछें, मैं आपको फ़ौरन जवाब देने की कोशिश करूँगी। एंड द एडिशनल थिंग विच आई कुड डू टू हेल्प यू गाइज इज़ डैट कि मैंने इस टॉपिक के ऊपर MCQs भी बनाए हुए हैं जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिए हैं। आप वहाँ से जाके उसे क्लिक करें और सिंपली उसके ऊपर से आप एज अ फ्लैश कार्ड और एज अ MCQs आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होंगे आपके कंसेप्ट्स को पक्का रखने के लिए। सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।